नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर इंडिया पॉलिटिक्स 2 आपके साथ अजय कुमार झा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे आग्रह है कि अपने इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है अब तक तो अपने दोस्तों से करवाएं, अपने इष्ट मित्रों से करवाएं, अपने सगे संबंधियों से करवाएं, औरों से करवाएं। इसके बेस को बढ़ाएं। हमें पता है कि अभी जिस तरह से महत्वपूर्ण घटनाएं देश में घटी हैं, नई संसद का उद्घाटन हुआ और नई संसद के उद्घाटन के पश्चात वहाँ जब पहली कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें महिला आरक्षण बिल 33% जो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए किया जाना था, जो अब तक करीब करीब 27 वर्षों से हैंग कर रहा था, उसे फाइनली सरकार ने पास कराया। उसमें सारे दल जो इनके सहयोगी हैं, जो विरोधी हैं, सबों ने साथ दिया और यह आरक्षण बिल पास हुआ। अब इसे राज्यों में भेजा जाना है। आधे से कम आधे राज्यों में इसका पास होना आवश्यक है, जो एक मुझे लगता है कि बहुत एक सामान्य सी प्रक्रिया है, वो जरूर पूरी हो जाएगी। वैसे भी ये लागू होगा, हमें पता है कि हम लोगों ने इस पर संभवतः डिस्कस भी किया है कि ये तो अभी कम से कम 2029 से पहले लागू नहीं हो पाएगा, परंतु यह पास हुआ जो इतने समय से लंबित था, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इस घटना के क्रम के बाद से और उसके पहले जो G20 सम्मेलन हुआ था, इन सब चीज़ों ने जिस तरह से एक डाइवर्सन दिया हुआ था सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति को, वो अब बिल्कुल साफ हो चुका है। अब सीधे सीधे एकदम फाइट शुरू है। अब एक बार पुनः अपोजिशन पार्टियां एकत्रित होने की चेष्टा कर रही हैं और मोदी जी की पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उसका काट ढूंढ रही हैं, या उनका काट अपोजिशन पार्टियां ढूंढ रही हैं। जिस तरह से समझना चाहिए वो समझेंगे। अभी हमने देखा है कि जिस तरह से वो मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के भाजपा जितना आक्रामक तरीके से एक नई स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रही है, नई तो नहीं कह सकते हैं, कम से कम भाजपा के कंटेक्स्ट में यह नई नहीं है। भाजपा ने इस स्ट्रेटेजी को गुजरात से शुरू किया था, जहां लॉक स्टॉक एंड बैरल आमूल चूल परिवर्तन उन्होंने अपनी पूरे सारे जो पुराने कैंडिडेट्स थे उनका कर दिया था पिछले विधानसभा चुनाव के पहले, और उसका उन्हें फ़ायदा मिला। ऐसा ही प्रयोग कई दूसरे राज्यों में भी किया भाजपा ने, और कई जगह इन्हें फ़ायदा मिला और कई जगह इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। कम से कम कर्नाटक में तो नहीं मिला। अब वो आज जो चर्चा करनी है उस पर ये करनी है कि अब आगे ये सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष ये किस तरह से आगे बढ़ने वाली है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्या मोदी जी हारेंगे? क्या मोदी जी जीतेंगे? हारेंगे तो किस तरह से हारेंगे, और जीतेंगे तो कितनी ताकत के साथ और कितने शिद्दत से जीतेंगे? ये हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे इस एनालिसिस से बहुत लोग सहमत होंगे और बहुत लोग सहमत नहीं भी होंगे, परंतु एक ये नज़रिया भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह हो सकता है, इसकी संभावना मुझे ज़्यादा दिखती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अपोजिशन पार्टियों की जो स्थिति है वो उसे भी थोड़ा हम लोग एनालाइज करने। पहली बैठक हुई थी पटना में, उसके बाद बेंगलुरु में, फिर मुंबई में अपोजिशन पार्टियों की, जिसे इन लोगों ने INDIA खेमा बताया, और उसी नाम से ये लोग चल रहे हैं। अब लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीज़ें घटित हो रही हैं, आपस में ही अपोजिशन पार्टियों के बीच जो जो तारतम्य का अभाव दिख रहा है अलग अलग राज्यों में, वह भी साफ दृष्टिगत हो रहा है। दिल्ली में दिख रहा है, पंजाब में दिख रहा है, बंगाल में दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये और भी जगह ये इसके लक्षण दिख रहे हैं। अब बंगाल में भी तो मैंने कहा ही, तो दिख ही रहा है। आपस में इनका तारतम्य थोड़ा मुझे
ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत एकता दिख नहीं रही है। आते आते अब जब सीट का स्टेट स्तर पर सीटों के बंटवारे की बात हो रही है, अभी तक हालांकि यह तय ये लोग नहीं कर पाए कि अपोजिशन तरफ से प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन होगा, अपोजिशन खेमे काम में इनका जो कन्वेनर है वो कौन होगा, यह भी तय नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें अभी तक तय नहीं हो पाई हैं इनकी ओर से। और अगर हम इधर जो सत्ता पक्ष है उधर उधर की स्थिति देखें तो सत्ता पक्ष भी अभी तो सीधे सीधे असेंबली इलेक्शन में काफ़ी मशगूल दिख रही है। कांग्रेस की ओर से भी वो शिद्दत दिख रही है, वहाँ भी काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, यह सब हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक जो घटना घटी है भाजपा के साथ कि भाजपा का जो सिटाडेल था नॉर्थ, उससे हट करके अगर हम सौदर्न पार्ट में जाते हैं तो इनका एक सिटाडेल तो धंस चुका है, वो कर्नाटक। कम से कम असेंबली इलेक्शन में तो यही हुआ। अब चूंकि पिछली बार ऐसे भी ऐसा ही हुआ था कि असेंबली इलेक्शन के बाद भी ये लोग लोकसभा इलेक्शन में ज़बरदस्त तरीके से फाइट बैक करके आए थे। अब वैसा ही यह होगा यहाँ या नहीं, उसकी तैयारी मोदी जी की ओर से हो रही है। वहाँ जेडीएस के साथ इनका एग्रीमेंट ऑलमोस्ट अपने 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 करीब करीब अंतिम पड़ाव पर है, वो हो ही चुका है और इससे काफ़ी ताकत इन्हें मिलने वाली है, यह तय है। और मुझे लग रहा है कि संभव है कि एक बार फिर से कर्नाटक में पुनरावृत्ति हो, लोकसभा की जितनी सीटें इन लोगों ने लाए थे उससे थोड़ा मोड़ा अगर घटे तो घटे, परंतु बाय एंड लार्ज स्थिति वहाँ इनकी लोकसभा विधानसभा वाली नहीं होने वाली है। एक दूसरी घटना सदर्न पार्ट में यह हुआ है जो तमिलनाडु में एआईएडीएमके से इनकी कुट्टी हो गई है। एआईएडीएमके को भाजपा ने, आप कह सकते हैं कि बाय बाय किया या उन लोगों ने भाजपा को किया, अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन वहाँ जिस तरह से एक इनरोड वहाँ के जो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं अन्नामलाई साहब, वो जिस तरह से अपना इनरोड उन्होंने बनाना प्रारंभ किया है वह अपने आप में काफ़ी विस्मयकारी है। और इससे यह तो तय है कि जिस तरह से एकदम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में डीएमके पिछली बार आई थी वो इस बार शायद संभव नहीं है, क्योंकि डीएमके और एआईडीएमके का प्लैंक बाय एंड लार्ज एक ही होगा। वहाँ जो डिवीज़न होंगे उसका फ़ायदा मुझे लगता है कि तमिलनाडु में भाजपा को होगा। अब यह कहना मुश्किल है कि सीटों के कंटेक्स्ट में क्या होगा, परंतु जहाँ तक परसेंटेज ऑफ वोट्स है और जहाँ तक इनके एक्सपेंशन की बात है वो तो साफ साफ दिखेगा, उसमें ज़रूर भाजपा को फ़ायदा होगा। परंतु यहाँ तो सीटों की बात है। यहाँ अब मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लार्जर कंटेक्स्ट में या वो क्या हो सकता है। लार्जर कंटेक्स्ट में अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो 2024 के चुनाव के बरक्स जो 2019 में अभी जो चुनाव हुआ था वहाँ करीब 224 सीटों पर भाजपा को 50% या 50% से थोड़ा ज़्यादा वोट पड़े। अब ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, चूँकि अगर अपोजिशन पार्टियां ये मानती हैं, चूँकि पिछली बार भाजपा को जो वोट मिले थे उसका परसेंटेज ऑफ अगर हम देखें तो 37% प्लस है थोड़ा सा, और वहाँ अगर रेस्ट ऑफ द वोटर्स को देखें और रेस्ट ऑफ द जो वोट पड़े हैं वो ऑब्वियसली अपोजिशन खेमे को गए या नोटा को गया। अब अपोजिशन खेमे चूँकि एकत्रित नहीं थे तो वो अलग अलग तरीके से कटा बटा और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के आधार पर जो पहले जिसने वो मेजॉरिटी हासिल किया वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटों के आधार पर वो जीता। यही हमारे यहाँ का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है चुनाव का। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उस स्तर पर नहीं होता है। अब ऐसे में अच्छा, और ये अगर आप देखें 2014 तो वहाँ करीब करीब जहाँ मुझे लगता है कि करीब जो 136 सीटें थीं 2014 में, जहां भाजपा को 50% के आसपास 50% वोट मिला था। तो इसका ग्रोथ बढ़ रहा है, 50% ऑफ वोट्स जो सीटों में है वो बढ़ रहा है। अगर 2019 में अगर ये माना जाए कि 224 सीटें इन्हें खुद के बल पर मिल रही थी सारे अपोजिशन के बावजूद भी,
तो शॉर्टेज क्या था, 50 के आसपास ही शॉर्टेज था। और अगर वो फिर बढ़ता है, जो ग्रोथ चार्ट पिछली बार दिखा 14 से, इनका परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं, ओवरऑल इनके सीट्स इस तरह से बढ़ रहे हैं, 50% से ज़्यादा वोटर होने वाले। तो अगर 2024 में थोड़ा भी बढ़ा, जो 139 से बढ़कर के 224 पर आया था, सॉरी 136 से बढ़कर के 224 पर आया था, वो अगर 270-80 तक पहुंच गया तो फिर बात ही क्या है। अब ये है कि अपोजिशन खेमा से ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बनाया गया है कि चूंकि हमारे वोटे, हमारे जो मत हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, तो अगर हम लोग सब इकट्ठे हो जाएं तो हम जीत जाएंगे। ये कितना सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे लगता है इस बात को समझना आवश्यक है। इतना सिंपल एक्चुअली इलेक्शंस अरिथमेटिक का खेल नहीं है, ये तो लोगों को पता है, ये केमिस्ट्री का खेल है। ये नहीं है कि 37% के बाद जितने रेस्ट ऑफ द, मान लिया जाए कि 60% से ज़्यादा सीट्स वोट इन्हें ही पड़े, तो क्या ऐसा होगा कि अगर ये लोग एकदम ज्वाइंट कैंडिडेट दे दें तो ये जीत जाएंगे या इनके परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ जाएंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि जब हमारे यहाँ वोट दिए जाते हैं तो लोगों के कई कंसिडरेशंस होते हैं। कास्ट फैक्टर हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूरे भारत में। वैसे बिहार की चर्चा जो लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसकी ये हर जगह है। अब पूरे नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक वो फैक्टर काम करता है। एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ राज्यों में हैं तो, लेकिन वो बहुत माइन्यूस्क्यूल है, छोटे छोटे राज्य हैं। अगर आप कह सकते हैं तो हिमाचल या उत्तराखंड में कह सकते हैं, लेकिन बाकी सब राज्यों में अमूमन ऐसा नहीं है। आप कश्मीर को भी ले सकते हैं, परंतु कश्मीर का केस अभी मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। भाई एलर्जी उसमें अगर मान लिया जाए कि किसी एक कैंडिडेट पर सहमति बनी और वो किसी एक जाति का है, एक जाति का नेता उधर है, या एक नैरेटिव वाला नेता वहाँ है, ये भी मान लीजिए, चलिए नैरेटिव को भी हम लोग उसमें जोड़ लेते हैं, तो जो लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते वो इसलिए उनके साथ नहीं आ जाएंगे चूँकि उन्होंने पिछली बार वो भाजपा को वोट नहीं दिया था। चूँकि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस लोगों के होते हैं। फर्स्ट चॉइस में अगर उनके जाति के नेता आएंगे, उनके जाति की पार्टियां आएंगी या उनके अपने नैरेटिव की पार्टियां आएंगी, तो सेकंड अगर वो कैंडिडेट उनके सामने खड़ा उन्हें नहीं दिखेगा तो वो फिर सेकंड चॉइस में हो सकता है, और जिसकी बहुत संभावना है कि वो मोदी जी को जाएंगी। वो मोदी जी को इसलिए जाएंगी कि वो उधर तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, उनके चॉइस का कैंडिडेट तो है नहीं। तो जब उधर नहीं है तो चलिए उधर ही चलते हैं जिधर बाकी चीज़ें हो रही हैं, बाकी फ़ायदा दिख रहा है। फ़ायदा अगर हम देखें तो जितने प्रोग्राम्स मोदी सरकार ने चलाए हैं खास करके गरीबों के लिए, उसके ग्राउंड स्तर पर काफ़ी उसके इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वोटों के बंटवारे से को रोक करके सीटों के बंटवारों को रोका नहीं जा पाएगा। सीटें अपोजिशन पार्टियों को उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने की संभावना मुझे दिखती है। पहली बात ये है। दूसरी बात, जिस तरह से मोदी जी का इमेज और भी दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसी अनुपात में उनका विरोध भी हो रहा है, ये बात भी सही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मीडिया में हम देखें तो मीडिया में भी काफ़ी कुछ अपोजिशन खेमों के लिए भी है। हालांकि वो बराबर कहती हैं कि सब कुछ मोदी जी के खेमे के लिए है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो अपोजिशन खेमों के लिए ज़बरदस्त बैकअप मीडिया की तरफ से भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से है, ऐसा नहीं है। अब वैसे में क्या ये बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ ही जाएगा? ऐसा भी नहीं है। मुझे इसलिए नहीं लगता कि दो बातें हैं। एक तो इनका जो मोदी जी का सबसे बड़ी बात है, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी इंटीग्रिटी है, उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी है जो अनचैलेंज्ड है, जो जिसे आज तक चैलेंज नहीं किया जा सका। और जब भी कम से खास करके छोटी मोटी बातों पर उन्हें चैलेंज करने की कोशिश की गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, उस पर लोग मुँह की ही खाए हैं, वो नहीं है।
जहाँ तक अंग्रेज़ी हिंदी बोलने का सवाल है, मोदी जी जिस तरह से अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो अच्छे अच्छे लोग भारत में आज भी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं, और वो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर अंग्रेज़ी बोलते हैं, और इस शालीनता के साथ, इस लय के साथ और इस तारतम्य के साथ बोलते हैं कि वहाँ कोई अगर यह कहे कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनकी डिग्री नहीं है, तो अब ये हास्य के अलावा और कुछ दूसरा क्रिएट नहीं करेगा। और वैसे भी यह सत्य भी नहीं है। वो मास्टर डिग्री होल्डर है पॉलिटिकल साइंस में, ये उन लोगों को मालूम है, और इस पर कई बार बहस भी हुई है। वो निरस्त हो चुका है कई स्तर पर। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोदी जी ने जो सिर्फ अब जैसे उनको ज़्यादातर चैलेंज किया जाता है गरीबी के इकोनॉमी के नाम पर, कि गरीबी बहुत बढ़ रही है, या फिर गरीबी जबकि बढ़ी नहीं है। वो खुद अभी इंटरनेशनल एजेंसीज के रिपोर्ट आए हैं कि भारत में गरीबी का जो एक्सपेंस था वो घटता जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ की आबादी 1 अरब 40 करोड़ पार कर रहा है। ऐसा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ 6 करोड़ 7 करोड़ मैक्सिमम जहाँ पॉपुलेशन है, मैंने छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ तो हैं साइज़ में भारत की तुलना में, परंतु इकोनॉमी साइज़ उनका भी काफ़ी बड़ा है। ऑब्वियसली अब तो भारत का काफ़ी ऊपर आ गया है। अभी भी वैसे कुछ दो ऐसे स्टेट हैं, जो कंट्री हैं, जो जापान और मुझे लगता है एक और है, वो आगे हैं। तो वैसी स्थिति में बाकी सब चीज़ें काफ़ी बेहतर चल रही हैं। मोदी जी का जहाँ तक इमेज का सवाल है, वो आम लोगों के बीच अभी भी काफ़ी बेहतरीन है, और वो दिनानुदिन होता जा रहा है। और ख़ास करके इंटरनेशनल फ्रंट पर जिस तरह से मोदी जी ने चैलेंज किया है बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और वहाँ से जो भारत का जो बिल्ड किया है इमेज, वो आम लोगों को बहुत प्रभावित करता रहा है। अब उसकी वजह से लोग प्राइड फील करते हैं, नेशन में प्राइड फील करते हैं। यह अपने आप में कम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को सीधे सीधे हर घर से उठा करके कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है, या बाकी सारी सुविधाएं उन्हें नहीं दे सकती हैं। आज जो भारत की स्थिति है, या कभी भी कोई भी देश में ये संभव नहीं है कि घर घर से उठा करके उन्हें सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। हाँ, वातावरण बनाया जा सकता है, और वह वातावरण बनाया जा रहा है। फिफ्थ इकोनॉमी हम बन चुके हैं, और जो मोदी जी ने अगले टर्म तक इसे थर्ड इकोनॉमी बनाने की बात की है, जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि 2029 से थोड़ा पहले ही यह थर्ड इकोनॉमी दुनिया का लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा। और जहाँ तक पैरिटी ये परचेजिंग पावर पैरिटी का सवाल है, उस पर तो अभी हम लोग थर्ड स्टेज पर हैं। हालांकि वो उससे ज़्यादा ऊपर अभी भी नहीं जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, तो वहाँ पर रहेगा। लेकिन जहाँ तक इस तरह से जो नॉर्मल तरीके से देखने की बात है, तो उसमें हम थर्ड लेवल पर आ ही जाएंगे। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तरह तरह फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो ई इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो, सड़क हो, ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं और जिस गति से बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें लोगों को एक प्राइड फील करवाता है। जब इंडियंस बाहर जाते हैं, और आजकल भारतीयों के बाहर जाने की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, वो जो मैसेज देते हैं, वो उससे लोग अच्छा फील करते हैं। और इसको चैलेंज जब किया जाता है और उसके आधार नहीं होते हैं, तो ये मोदी जी के फेवर में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर हम जहाँ तक पोलराइजेशन की बात होती है, वो भी लोग करते हैं, लेकिन पोलराइजेशन की बात लोग आज ज़रूर कर रहे हैं, पहले भी हुआ था। कांग्रेस के ज़माने में भी पोलराइजेशन किया जाता था अपने तरीके से, और अभी मोदी सरकार पोलराइजेशन कर रही है, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। हाँ, अब बहुत लोग उसे उस तरीके से देख करके कुछ बातें कह देते हैं, वो एक अलग इशू है। उससे आम जन को उस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर हम देखें तो बहुत अपोजिशन को गेन होने वाला है। अगर वो मिल भी जाएं तो संभव नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों का एक और सबसे बड़ा उनका लिमिटेशन ये है कि एक तो उन्होंने अपना कोई नेता नहीं बनाया, और जहाँ तक ये अपोजिशन पार्टियों के नेताओं का सवाल है, वो ऑल इंडिया लेवल पर उसको स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। मोदी जी
राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो स्वीकृति अंतिम अंतिम तक ले अपने लिए उन्होंने हासिल कर लिया था। लेकिन आज ऐसा कोई अपोजिशन लीडर नहीं दिखता जिसको पूरे देश में उसकी स्वीकृति हो, राहुल गांधी जी को छोड़कर। राहुल गांधी जी को स्वीकृति उस तरह की नहीं है जो मोदी जी को थी। हाँ, राहुल गांधी जी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जाने जरूर जाते हैं, परंतु ऑल इंडिया लेवल पर उनकी स्वीकृति है ऐसा नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हमें लगता है कि देखना पड़ेगा। और एक तीसरी बात और भी है कि कई राज्य ऐसे होंगे जहां इन्हें बहुत सारे सीट मिल जाएंगे, जो किसी एक अपोजिशन पार्टी में डीएमके और इधर ममता जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको अगर हम छोड़ दें तो एक मुश्त उतने सारे सीट इन्हें मिल जाएं जितना कि कांग्रेस भाजपा को कुछ राज्यों में मिलने की संभावना है, वो कहीं नहीं दिखता है। तो उसका एडवांटेज भी उन्हें होगा। यह सब इन्हीं सब बातों से मुझे लगता है कि अब भी इस बार मोदी जी 2024 में तो आगे जा ही रहे हैं। लेकिन पोजीशन जिस तरह से लगी हुई है वह भी अपने आप में बहुत ही मतलब सराहनीय है उनकी ओर से, क्योंकि वो भी अपने फाइट को काफ़ी दूर तक ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। थैंक यू। जय हिंद।